जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को सुन और चीज़ों का तकनीकीकृत कर रहे हैं, वह चीज़, वह विषय हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारी सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रोडक्शन के साथ साथ आज बाय प्रोडक्शन पर भी उतनी ही चर्चा कर रहे हैं और उस बाय प्रोडक्शन के माध्यम से अपने जीवन और अपनी सभ्यता को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ऐसे तमाम विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में, आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं श्रीमान अभिजीत कर साहब। अभिजीत कर साहब निशा के निदेशक हैं। कर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कर साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये जो जिसको हम सेकेंडरी कृषि प्रोडक्ट कहते हैं वो आखिर है क्या और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज तक जो कृषि जिस तरह से होता आया है, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, और जितना खाद्य की ज़रूरत है उस हिसाब से हम जितना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे वो जो एग्रीकल्चर है अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की होड़ में चलते हैं तो हम वैरायटी के साथ साथ ऐसा वैरायटी डेवलप करते हैं जो इनपुट इंटेंसिव भी होता है। ज़्यादा पानी चाहिए, किसी में ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, किसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये जब चीज़ें सारा इनपुट जाता है जो धीरे सॉइल हेल्थ को और इसको धीरे धीरे अनसस्टेनेबल कर देता है पूरा एग्रीकल्चर को। तो यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि जो हम वर्ल्ड एवरेज जो इनपुट हम देते हैं एग्रीकल्चर में, वो जितना सस्टेनेबल लिमिट होना चाहिए उससे लगभग 1.76 टाइम्स हम ज़्यादा उसमें इनपुट देते हैं। हालांकि ये काफ़ी हद तक हमारी मजबूरी भी है क्योंकि लोगों को खिलाना भी है, न्यूट्रिशनली भी सबको, किसी को डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, फूड सफिशिएंसी भी होना चाहिए और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। सो इसमें जो इनपुट जाता है, अब दुनिया का ये मानना है कि कैसे हम इस चीज़ को सस्टेनेबल बनाएं। प्रोडक्शन तो करना ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको हम बाई प्रोडक्ट मानते थे उसको अगर इस्तेमाल करें, सर्कुलरिटी लाएं और इकोनॉमी को हम बायो इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बायो इकोनॉमी की तरफ बढ़ाएं, तो जो कृषि में ऑलरेडी इनपुट जा रहा है उसमें से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके लिए हम सोचते हैं। तो उससे क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस के 5 अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी मीट होता है। जैसे वाटर सेविंग्स है, आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो सर्कुलरिटी है, जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऐसा है जो सर्कुलरिटी ला सकता है। जो भी हमारा इनपुट जाता है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, पत्ते का भी हम इस्तेमाल कर ले, पुआर का भी इस्तेमाल कर ले, स्टेम का भी यूज़ करें और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो भी हम यूज़ करें। उस तरह क्या होगा कि जैसे धान की खेती अगर हम करते हैं, हम उनको अगर 50,000 रुपये धान की खेती में करते हैं और आज धान से हमको 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए मिलता है, उससे हम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? मतलब हम प्रोडक्शन के एक एक तत्वों का आसानी से और बेहतर तरीके इस्तेमाल करें, ये हमारे इस संस्थान और इस टेक्नोलॉजी का पूरा सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब ही यही है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे क्रॉप्स है। हम क्रॉप की खाली डिस्कशन अभी कर रहे हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट में भी वही होगा, फिशरीज में भी वही होगा, हॉर्टिकल्चर में भी वही होगा, सारे। और ये मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर में भी वही होगा। जैसे नॉन एग्रीकल्चर में आप कई सारे देखिए, इंडस्ट्री में क्या होता है, स्टील प्लांट होता है, स्टील प्लांट के बाई प्रोडक्ट के साथ साथ लोग सीमेंट फैक्ट्री लगाते हैं, सीमेंट फैक्ट्री के बाई प्रोडक्ट लेके कुछ और बनाता होगा जी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ हद तक हो चुका है, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं होता था। जी जी। तो ये एग्रीकल्चर का जो मतलब सेकेंडरी जो है, जैसे धान हमने किया तो उसके पुआल का उपयोग कर लिया, उसके झट्टे का उपयोग कर लिया, साथ ही साथ आजकल तो देख रहे हैं कि जो उसका धान का किसी न किसी प्रकार से शायद तेल भी निकाला जा रहा है। धान में देखिए, आप जब धान लेके जाते हैं मिल में और चावल बना के ले आते हैं, आपको
100 किलो धान में से मुश्किल से 60-65 किलो 66 किलो तक आपको चावल मिल जाता है। और चावल को भी जब हम पॉलिश करते हैं, चोकर निकलता है, तो लगभग 5 किलो आपको चोकर मिल जाता है। पहले चोकर हम सिर्फ गाय को खिलाते थे। हाँ बिल्कुल। अब बंदा पहले धीरे धीरे क्या होता है, आज से अगर 10 साल पहले की हम सोचेंगे, जब राइस ब्रान ऑयल की बात होती थी तो कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं आता था राइस ब्रान को यूज़ करने के लिए या ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तब आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने एनडीडीबी, जो कि एनडीडीबी का धारा करके एक ब्रांड आता था ऑयल का, उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था कि आप भाई 5% या 10% राइस ब्रान ऑयल डालिए। आज 10 साल के अंदर जब राइस ब्रान ऑयल की क्वालिटीज़ और उसकी सारा कुछ पता है दुनिया को, अब पूरी दुनिया, कम से कम इंडिया में ऐसे 10 कंपनियां हैं जो राइस ब्रान ऑयल ही बेचते हैं और सबसे ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। उसी तरह राइस ब्रान ऑयल के अलावा आपका जो हस्क है, जो छिलका है, हम पहले खाली जला देते थे उसको, उससे सिलिका निकालते हैं। और आपको याद होगा कि सिलिकॉन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आपकी सिलिकॉन चिप्स बनती है, और कंप्यूटराइज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सटेंसिव यूज़ है सिलिका का। सो इस तरह हम सिलिका निकाल सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल, जो ऑयल निकाल लेने के बाद जो चोकर को हम फेंकते थे, उससे भी आज की डेट में लोग प्रोटीन निकालते हैं, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ शॉर्टेज है आप उसको कर सकते हैं। इंसान वो डायरेक्टली नहीं खा सकता है। तो वो जो प्रोडक्ट होता था जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते थे, उसका भी कुछ नाम बदल दिया है आजकल लोगों ने। दुनिया में आजकल बाई प्रोडक्ट से ज़्यादा लोग को प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं। वो को प्रोडक्ट इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप मेन प्रोडक्ट या ओरिजिनल प्रोडक्ट मानते हैं, उससे ज़्यादा फायदेमंद बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट ही होता है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा मतलब इसको ज़्यादा ये मैं बाई प्रोडक्ट या वेस्ट ना कह के वी कॉल इट ए को प्रोडक्ट। सो नथिंग शुड गो ए वेस्ट। एग्रीकल्चर से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए, चाहे वो खाद बनाए, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ बनाए, या कोई ऐसा चीज़ बनाए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाए, जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाए, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाए। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हाँ, यूज तो होता है। पहले वही, जैसे कपास के बीज की हम चर्चा करते हैं, तो पहले उस बीज का मतलब महत्व नहीं के बराबर था, और लोग समझते थे कि इसका जो तेल या इस प्रकार कुछ मिनरल विषैला होगा। आज उसके तेल काफ़ी बिक रहे हैं, लोग काफ़ी उसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में अगर कोई ऐसा चीज़ है भी, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल के साथ आर्जिमोन होता है, कुछ होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो गया जिससे हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह इस्तेमाल हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं यूज़ होता है, जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़र बनाना, या टू ए लार्जर एक्सटेंट जब हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर के थ्रू कोशिश करते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जो वैल्यू चेन की बात करते हैं, जो उत्पाद करता है उसको कम से कम पैसा मिलता है, और बाकी जो वैल्यू चेन में लोग हैं वो सारा पैसा कहीं ना कहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिचौलियों को चला जाता है। आप बिचौलिया कहिए, प्रोडक्शन प्रोसेसर को कहिए, चाहे मार्केटिंग चैनल को कहिए। अब हम हमेशा खाली बिचौलिया की बात नहीं कर सकते, बट होता है। तो हमारा मेन फोकस ये है, और भारत सरकार का भी ये है, कि अगर रूरल लेवल पे, जिसको हम कैचमेंट कहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ जाए, तो हम जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बात करते हैं, या फार्मर की जो स्टेटस इन दी सोसाइटी बढ़ाने की बात करते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हम जब झारखंड के स्तर पर अगर चर्चा करें, बातचीत करें, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल हमारे यहाँ उत्पादन होता है, जैसे लाह है। तो लाह के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की जो तकनीक है, इसको कैसे हम देखते हैं? देखिए, हमारे संस्थान जब बना था 1924 में, हम अपना शताब्दी वर्ष मना रहे हैं अभी, ये भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान से के नाम से ही शुरू हुआ था, और लाह पे ही हम पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं। 2007 में हमको प्राकृतिक राल लवंग गोंद एडिशनली दिया गया था, और अब सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात हो रहा है। लाह में अगर आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड का 95% लोग जो आज के डेट में कहीं भी ना कहीं लाह प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे संस्थान से ही ट्रेनिंग होके जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ट्रेन होके जाके खाली झारखंड नहीं, नेपाल तक भी जाके लोगों ने काम शुरू किया है, प्रोडक्शन है, लाते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन पिछले हमने बहुत सारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट भी डेवलप किया, बहुत सारे इंडस्ट्री भी सेटअप कराया जिन्होंने आज करते हैं। लेकिन लाह की खेती का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पहले लाह यूज़ होता था रिकॉर्ड बनाने के लिए, दूसरे सब मटेरियल स्टैंप बनाने के लिए, बट धीरे धीरे उसका जो है
उपयोग कम हो उपयोग कम हो गया, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक उसका रिप्लेसमेंट आ गया। जी बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे दुनिया अभी ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहा है। अब जब प्लास्टिक की दौर आया, प्लास्टिक की दौर हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है इंटरनेशनली, सारे डेवलप्ड कंट्री में बैन है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन कुछ हद तक लागू हो पाता है, कभी लागू नहीं भी हो पाता। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में आप यूरोप की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, वहाँ बैन मतलब 100% बैन। और ला एक ऐसा बायोपॉलीमर है जो नेचुरल पॉलीमर है, जिसका प्लास्टिक का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है। इसका कोई और अल्टरनेटिव पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में नहीं है। लेकिन उस तरह की इस्तेमाल के लिए जहां वो फूड इंडस्ट्री में जाता है, फार्मा इंडस्ट्री में जाता है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है, डिमांड तो है, लेकिन हमारे यहाँ से हम सप्लाई नहीं कर पाते। एक तो सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी हो गया, दूसरा है सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। देखिए 2 साल पहले तक हमारा जो प्रोडक्शन भारत का था ला का, वो था 20,000 मीट्रिक टन, और जिसमें ये कहा क्या जाता था, इट्स अ फैक्ट कि झारखंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और झारखंड लगभग 12,000 मीट्रिक टन, 11,900, 12,000 मान लीजिए, 12,000 मीट्रिक टन के करीब झारखंड प्रोड्यूस करता है। पिछले 2 साल में यही 12,000 घट के लगभग 8,400 टन में पहुंच गया है। इसके कई सारे कारण हैं, मैं किसी पर्टिकुलर संस्थान या किसी पर्टिकुलर कारणों पर हम चर्चा न करें, इसको कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए बहुत अच्छी एक संजोग मान लीजिए या जैसे भी है, पिछले साल ही झारखंड सरकार ने इसको वन उत्पाद से हटा के लिस्ट में से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में या कृषि उत्पाद में डाल दिया है। तो इसका क्या फायदा होगा हमारे कृषकों को? देखिए मैं कई फोरम पे ये बोल चुका हूँ, ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर आप इसको एग्रीकल्चर में ले आते हैं, जो उसको उगाता है उसको सारी तरह का बेनिफिट्स मिल जाएगा। जैसे केंद्र सरकार का कृषि सिंचाई योजना है, आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, आपका इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें आप पे लागू हो जाता है। सो इससे क्या है कि आपको बढ़ावा मिलता है, कृषकों को एक कैप मिल जाएगा, एक ऐसा संरक्षक मिल जाएगा जिससे वो उसको उत्पादन कर सकते। बिल्कुल। और कई सारे स्टेट में जैसा ऐसा है कि ला आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम आपको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमने भारत सरकार को भी ये रिक्वेस्ट किया है, और हमें हमारा ये रिक्वेस्ट काफ़ी हद तक प्रिंसिपली माना भी गया है कि हम कोशिश करेंगे इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको कृषि उत्पाद के रूप में इसको घोषित किया जाए। और सबसे जरूरी काम यह है कि आपको मैं बता दूं कि कुसमी लाह जो केरियाला का जो स्पीसीज से इंडिया में होता है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी लाख अवेलेबल इन द वर्ल्ड जी, एंड इट इज नेचुरल। हमारे साथ कोई और कॉम्पीट नहीं कर सकता, बिकॉज बेस्ड ऑन द एग्रो क्लाइमेट और कोई इसको ग्रो भी नहीं कर सकता। अच्छा, चाइना ग्रो करता है। मतलब ये हमारे मतलब जो भौगोलिक और जो मतलब वातावरण हमारा है उसको ये फिट करता है, सूट करता है। इसको हम जितना फायदा उठाएं, क्योंकि इंटरनेशनली डिमांड बहुत बढ़ रहा है जी, इसको हम जितना फायदा उठाए हैं, जितना हम अपना, देखिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, एक प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तीसरा ये मान के चलिए अगर हमें बाहर करना है, हमें एक ट्रेसेबल वैल्यू चेन चाहिए। हमें बिल्कुल फॉरेन में जब कंसाइनमेंट जाता है उनको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ उगा, किसने उगाया, कैसे उगाया, क्या कब पानी दिया, कब उसमें फर्टिलाइजर डाला, कब उसमें इंसेक्टिसाइड डाला, कब पेस्टिसाइड डाला, सारा कुछ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में एक पायलट स्केल मिशन मोड प्रोजेक्ट लेने के लिए, जिसमें हम लाह का जो प्रोडक्शन है उसको डबलिंग करें, और डबल प्रोडक्शन करने के साथ साथ क्वालिटी लैक प्रोडक्शन करें विथ टेस्ट सर्टिफिकेट, हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं। हम कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बातचीत भी किया है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है वो लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगाने की बात पर हम लोग आ रहे हैं कि जैसे झारखंड में इसका उत्पादन तो होता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये काफ़ी कम होने के कारण यहाँ के स्थानीय किसानों को इस समस्या का कहीं न कहीं समस्या से जूझना पड़ता है। यही मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है भी ना, देखिए जब इंडस्ट्री कोई चीज़ प्रोसेसिंग करता है उसको बाद में प्रोडक्ट को बेचना है जी। सो अगर उसको रॉ मटेरियल क्वालिटी नहीं मिलेगा तो उसका मटेरियल नहीं बेचेगा जी। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहां लोगों ने फैक्ट्री बंद कर दी कि हमको क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपका थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है आजकल स्पेशल पॉलिसी बना के लाभ की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और
बहुत सारे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट आज इंडिया में हैं जिनको रॉ मटेरियल यहाँ ना मिलने के कारण वहाँ से वो इंडोनेशिया और थाईलैंड से रॉ मटेरियल लाता है और प्रोसेस करके बेच देते हैं। कई ऐसे भी है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनका यहाँ इंडस्ट्री था उसको बंद करके किसी फॉरेन एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में थाईलैंड में या इंडोनेशिया में अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको यहाँ इस बचाएं, दिशा में हम कोशिश करें और इसको सशक्त बना दें। और इंटरनेशनल मार्केट अगर एक बार चला गया दूसरे किसी कंट्री को, फिर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो है उसको बचाना या बढ़ाना इज रिलेटिवली इजी। अच्छा अकर साहब, एक चीज़ और, जैसे हमने लाह पर बातचीत किया, और ऐसा कौन कौन सा कृषि क्षेत्र है या कृषि उत्पाद है जिस पर हमारी संस्था बड़ी तसल्ली से काम कर रही है? देखिए, हमारा संस्थान नहीं भी है तब भी अभी माननीय कृषि मंत्री जी का एक अपना उनका इंटरेस्ट भी था, और क्योंकि झारखंड में बहुत सारा टसर भी उगाते हैं लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। और टसर भी एक वन उत्पाद है और बहुत सारा ऐसी जगह पे होता है क्योंकि मलबेरी की तरह उसको फार्म आप लैब में नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक हमको इंसिस्ट किया कि हम शुरू करें। हमने शुरू के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। टसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सिल्क बोर्ड का, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ला के साथ टसर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी तरह एक बहुत अच्छा चीज़ जो झारखंड में हो सकता है वो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। अच्छा। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें, जैसे खूंटी जैसे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं। जो खूंटी में एक ऐसी हल्दी पाया जाता है जिसमें कर्क्यूमिन कंटेंट 12% है। आप पूरी दुनिया में लाकाडोंग हल्दी जानते हैं जो 10% कर्क्यूमिन है करके 1200 रुपये किलो बेचते हैं। तो हम इस तरह के बहुत सारे इंडिजिनस प्रोडक्ट है जो झारखंड के हैं उसको भी पहले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र भी खूंटी में है, उसमें भी हम लोग ये सब लोगों को, खूंटी के फार्मर्स को और सबको ये करते हैं। हालांकि हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, बट क्योंकि हमारा कर्म क्षेत्र यही है तो हम ये सब जो टेस्ट है, जो प्रायोरिटीज़ है, हम यहाँ करना चाहेंगे ताकि इसको दुनिया के सामने हम रख सकें कि ये भी हो सकता है। तो ये हल्दी पर भी फोकस हम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लैक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात अभी कर रहे हैं जब एग्रीकल्चर में आएगा। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, हम पहले सेमियालता में लाख कर नहीं पाते थे क्योंकि सेमियालता को पानी चाहिए होता था, और आपको पता है कि प्लेट्यू रीजन में इधर पानी, झारखंड में पानी तो ज़्यादा होता है लेकिन वो निकल जाता है। तो अगर जैसे मैंने कहा आपको कि अगर ये एग्रीकल्चर डिक्लेयर हो गया अभी, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। और झारखंड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 75% सब्सिडी मिलता है, झारखंड एडिशनल 15% देता है। 90% सब्सिडी मिलती है ड्रिप इरिगेशन का यहाँ पे, जो टपक सिंचाई कहते हैं। अगर उसको हम साथ ले, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर एक बार होता है तो सारी चीज़ें मिलके कॉम्प्लीमेंटरली एक बहुत अच्छा इसको हम डेवलप कर सकते हैं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको किया जाए। एडिशनली जैसे आपको मैंने कहा था, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई वैल्यू कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन भी करें। वो वॉल्यूम कम होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी लेकिन बहुत हाई वैल्यू होगा। तो आपको टनों में नहीं उत्पाद करना पड़ेगा, किलो में या क्विंटल में होगा, लेकिन उसका जो मतलब वैल्यू होगा, वैल्यू एडिशन होगा, वो ज़्यादा होगा। जी। सो हैंडलिंग विल बी स्मॉल, प्रोसेसिंग यूनिट विल बी स्मॉल, लेकिन इफ़ यू लुक इनटू द, आपको अगर पैसा का या टर्नओवर का देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। एक और एरिया है जो हमारा संस्थान करता है, वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में ये है, जैसे लाह की क्वालिटी है, हर बंदा जो एक्सपीरियंस है वो देख के कहता है ये अच्छा क्वालिटी है, ये नहीं है, ये कलर अच्छा है, ये नहीं है। ये क्या होता है कि आपको कुछ अच्छा लगता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मेरा ट्रेनिंग में ये चेंज हो सकता है एक आदमी से दूसरा। व्यक्तिगत अगर कोई करेगा तो स्वाभाविक रूप से, तो इसीलिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी वैल्यूएशन, कि आप हर चीज़ को तोड़ना नहीं, ये करना नहीं है, और एक स्टैंडर्ड के तहत हो जाए। हम लोग उसकी ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी वैल्यूएशन के तहत, या कोई भी ऐसा मेथोडोलॉजी हो जो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी की बात बताए। अच्छा, हमारी संस्था कुछ महुआ वगैरह पर भी काम कर रही है क्या? कि झारखंड का तो महुआ प्रोडक्ट भी काफ़ी प्रोडक्शन करता है महुआ का। ये नहीं, अभी हुआ क्या है कि हम महुआ या प्राकृतिक राल एवं गोंद के अलावा अगर किसी पे काम करना है तो हमारा संस्थान का पहले मैंडेट था नहीं। पिछले साल नहीं, 2022 सितंबर, लगभग 1.5 साल पहले ही हमको ये मैंडेट मिला है। जी। क्योंकि हम बहुत बड़े संस्थान नहीं, हम छोटा से ही संस्थान है,
इस वजह से हम लगता है कि देश का मतलब मुझे लगता है एक या दो इस प्रकार की संस्था होगी। सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से हाँ एक ही संस्थान है और लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको फ्रेगमेंटेड वे में करते हैं। जी जी। लेकिन हमारे महानिदेशक महोदय का भी ये मानना है कि इसको हम कंसोलिडेट करें और हम इसको कोऑर्डिनेट करें अक्रॉस इंडिया जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है जी। हाँ धीरे धीरे हमें सभी फील्ड में जाना पड़ेगा। अभी तो हम एग्रीकल्चर में अपने आप को या क्रॉप्स में लिमिट कर रखा है, हमें फिशरीज में भी जाना पड़ेगा, एनिमल साइंस में जाना पड़ेगा। सो इधर कोऑर्डिनेटेड मोड में जाएंगे या फिर अगर हमारा एक्सपेंशन होता है या हमें साइंटिस्ट उस फील्ड के मिलते हैं तो हम करेंगे। फिलहाल हम महुआ पे काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आम हमारे जो कृषक हैं, आम हमारे जो खेतीहर हैं या खेती से संबंधित जो व्यापार छोटे छोटे करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग भी देते होंगे। उसके लिए हमारा प्लांडू स्थित एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है जो इसको करता है, उनका हेडक्वार्टर पटना में है। वो क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं, प्रोसेसिंग में नहीं करते। मैंने आपको सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एपिडा के साथ मिलके कि एक हमारे खूंटी में जो केवीके है उसमें एक ऐसा प्लांट लगाएं जिसमें आप प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आम को आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें तो उसकी कलर डेवलपमेंट अच्छा होता है, अच्छा, उसकी सरफेस इन्फेक्शन हट जाती है। तो एक जो है पैक हाउस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एपिडा के साथ मिलके। हो सकता है कि एक 6 महीने में हमें पता लग जाए कि हमें पैसा सैंक्शन होगा कि नहीं, तो हम एपिडा के साथ मिलके एक्सपोर्ट का भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और डोमेस्टिक भी वही सारे लोगों को जो दूसरे स्टेट में लेके बेचते हैं उनके साथ ये बात हम कर रहे हैं कि आप जो फार्मर से प्रोड्यूस ले रहे हैं कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग किया जाए, कुछ कोटिंग किया जाए ताकि सेल्फ लाइफ भी बढ़े, आप ज़्यादा दिन तक उसको बेच सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है फार्मर्स हमारे किसानों को भी दीजिएगा जी। तो इस प्रकार के प्रोसेस में हमारी संस्था चल रही है। और कौन किस किस क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है और आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ हम अपने संस्था के साथ देखिए, हम प्रायोरिटी जैसे हमने कहा कि हम अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सारे प्रोडक्ट का, खाली लाका ही नहीं है, उसमें अगर हल्दी करते हैं हल्दी को कैसे ड्राई करना है, कर्क्यूमिन कंटेंट कैसे रिटेन करना है, एक हम एनएबीएल एक्रेडिटेड टेस्ट लेबोरेटरी करें जिसमें कि जो भी मटेरियल जाए वो टेस्टेड और सर्टिफाइड स्टैम्प जाए कि ये इतना इस क्वालिटी का मटेरियल है, वो करना है। सो ये इटसेल्फ अगर लैक उसमें जितना भी आपका शायद स्ट्रॉबेरी उसमें है, चाहे मशरूम उसमें उगाते हो, और धीरे धीरे इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि झारखंड का जो पर्टिकुलर कुछ इलाका है उसमें स्ट्रॉबेरी का भी काफ़ी खेती शुरू हुई। स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन काफ़ी हुआ है। काफी, इसमें जो मैंने प्लांडू स्थित संस्थान की बात किया उनका बहुत योगदान रहा है पिछले तब 10-15 साल में। उन्होंने डॉक्टर विकास दास यहाँ हुआ करते थे और डॉक्टर शिवेंद्र कुमार होते थे वेजिटेबल में। विकास दास आजकल एनआरसी लीची के निदेशक भी हैं। उन्होंने पिछले 20-22 साल में यहाँ झारखंड के किसानों के साथ काफ़ी काम किया है। शिवेंद्र कुमार जी तो अभी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवेंद्र कुमार, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जहाँ पे वो फार्मर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जी जी। तो हम लोग भी उनका सहयोग लेना चाहते हैं ताकि देखिए होता क्या है कि जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो सकता है। बिल्कुल। हर जगह स्ट्रॉबेरी नहीं हो सकता है जहाँ स्ट्रॉबेरी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हाई वैल्यू फ्रूट्स या वेजिटेबल्स करें ताकि फार्मर को रिटर्न ज़्यादा मिले। अच्छा, जैसे बीच में सुने थे कि कुछ काजू वगैरह के लिए भी कोई क्षेत्र ऐसा किया गया है, वहाँ काजू की खेती हमने अभी जब क्षेत्रीय कृषि मेला करवाई थी 3 से 5 फरवरी को खूंटी में, तो उसमें भारत मतलब हमारे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी काफ़ी सारे संस्थानें जुड़ी थी, कुछ केवीके भी जुड़ी थी। उसमें ये आया था कि काफ़ी कुछ एरिया में झारखंड में, क्योंकि 2 चीज़ जो है जैसे काजू है और जैसे वो संतरा है, तो उसका भी क्लाइमेट अपने यहाँ कहीं ना कहीं है, अलग अलग है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम बहुत स्मॉल पॉकेट्स में कुछ भी ग्रो ना करें। जो ग्रो करे जिसमें क्वांटिटी होगी देन उसमें मार्केटेबिलिटी भी अच्छा होगा, मार्केट डायनामिक्स भी अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा होगा तो कोई भी हमको कहेगा इतना कौन लेके जाएगा। और अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? देखिए, मेरा ये मानना है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी जुड़े होते हैं वो ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हमारे संस्थान हो, किसी भी संस्थान आपके आसपास के कोई भी हो, केवीके हो, कोई भी संस्थान हो,
जानिए। साइंटिफिक कृषि के बारे में अगर जानेंगे, साइंटिफिकली अगर कोई चीज़ करेंगे, तो आपका जो मेहनत है उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी, क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे उगाना है, अगर और उसको कैसे हार्वेस्ट करना है, कैसे पैकेट में रखना है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे आम तोड़ते तोड़ते नीचे गिराते हैं, नीचे गिरने की वजह से कई आम ऐसे खराब हो जाते हैं और वहीं से खराब होना शुरू होता है। इसलिए साइंटिफिक मेथड से अगर जानेंगे तो आप लोगों के साथ साथ हमारा भी, जो हम जितना मेहनत करते हैं, जो करते हैं, वो भी सार्थक होगा और आपको भी ज़्यादा पैसे सार्थक होगा। अब बाई प्रोडक्ट नहीं, को प्रोडक्ट का ज़माना है। तकनीक ऐसे उच्छिष्ट और अनाधिकृत चीज़ों को भी प्रोसेस कर रहा है और उसके माध्यम से हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है, हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा किया। ऐसे ही विषय को लेकर के हम फिर आपके सामने में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा चाहेंगे। सराय, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित